जय हिंद साथियों। चलिए हम आज से आपको हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हम पहले इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए बीपीएससी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही शुरू करने जा रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में पहला चैप्टर होगा मेरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए हम आज से यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं और आपको यह क्लास अब डेली होगा। ठीक है, अब आपका हिस्ट्री की क्लास से डेली होगा। साथ में आपका मैथ का लगभग अर्थमेटिक आपका समाप्त हो गया। ठीक है, लगभग आपका अर्थमेटिक जो है मैथ में वो आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, और उसके साथ आपको बाद में हम एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एडवांस मैथ इधर चलेगा और इधर आपका हिस्ट्री चलेगा। हाँ, पॉलिटी का कुछ आपका टॉपिक रह गया है। ठीक है, पॉलिटी भी आपका लगभग एंड होने जा रहा है, तो पॉलिटी कुछ आपका टॉपिक रह गया उसको करवा देंगे। लेकिन अभी आपको चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास कैसे होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी को हम लोग पहले पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में इससे संबंधित जितने भी आपका एमसीक्यू प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पर भी डेमो के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी क्लास होगा सभी क्लास आपके एलके क्लासेस ऐप पर ही केवल होगा। ठीक है, एलके क्लासेस ऐप पर ही सारे क्लास होगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था, तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पुर्तगाली के बाद डच आए थे और डच के बाद आपका अंग्रेज आए थे। ठीक है, डच के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेज के बाद आपका डेनिश आए थे। ठीक है, डेनिश आए थे और उसके सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये एग्जाम में आते हैं क्रम, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गया भी है। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो भारत सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी आपको पुर्तगाली ही भारत से जाते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन पहला पॉइंट है इसमें, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। यहाँ पर आपको दो तीन बात ध्यान रखना है। पहली बात कि वास्को डी गामा के सहयोग कौन किया था, तो गुजराती पथ प्रदर्शक यानी इसी को कहा गया है गुजराती व्यापारी। ठीक है, ये जो थे आपका मस्जिद वो एक गुजराती व्यापारी थे। तो गुजराती व्यापारी जो है अहमद इब्न मस्जिद, उन्होंने जो है वास्को डी गामा का सहयोग किया था और इन्हीं की सहायता से वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी को। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था 1498 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, ठीक है, ये हिंदू शासक थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि वास्को डी गामा को स्वागत
किसने किया था? तो ध्यान रखना ये थे आपका यानी कालीकट के शासक जम्बोरिन। ठीक है, कालीकट के शासक जम्बोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट को। अगला पॉइंट आपका है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। देखिए, वास्को डी गामा ने भारत से जो काली मिर्च लेकर गया था यानी पुर्तगाल, वहाँ पर जब उसे बेचा तो उसे जितने भी खर्च लगा था उसके 60 गुना पर बिका था। ठीक है, जितने खर्च लगा था उनको ले जाने में उन सभी को मिलाकर देखा गया तो उसके 60 गुने महंगे पर पुर्तगाल में जाकर बिका था। ठीक है, तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था और इसी को देख करके अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी भारत की ओर प्रस्थान करने लगा और भारत की ओर आकर्षित होने लगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ये था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसका कार्य ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने व्यापारिक हितों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को शुरू किया था, जिसे हम शांत जल की नीति कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो यानी किस वायसराय ने शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका पुर्तगाली वायसराय यानी डी अल्मीडा। कौन थे? डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। इसका आगे है कि अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्ब्रुक 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। यानी देखा जाए यहाँ पर तो पुर्तगालियों का दूसरा जो गवर्नर बने, कौन बने? ये बने था आपका अल्मीडा के बाद डी अल्ब्रुक। कौन बने? डी अल्ब्रुक का भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपका इसके काम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसने 1510 में, ये डेट ध्यान रखिए। ठीक है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को छीन करके अपने साम्राज्य में मिलाया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका यानी अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ठीक है, और कभी कभी डेट भी पूछता है आपको कि अल्फांसो डी अल्ब्रुक जो है वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कब गोवा छीना था? तो 1510 में। तो ये यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। जब हम MCQ प्रश्न बनाएंगे अगले क्लास में तब आप देखिएगा एक एक पॉइंट से प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट से आपको प्रश्न मिलेगा। तो हमने जितने भी इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जितने भी बनेगा उन सभी क्वेश्चन को आपको हम शामिल करेंगे। ठीक है, उन सभी प्रश्न को हम शामिल किए हैं जो आपका हम MCQ क्लास करवाएंगे। तो इस क्लास को आप एक बार देख लीजिएगा, तो MCQ में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लास देखना है। इसीलिए इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक को। ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्ब्रुक को भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आगे आपका है कि अल्ब्रुक ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बनेगा। ठीक है, तो अल्ब्रुक ने जो है वो 1511 में मलक्का पर
और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर जो हरमुज स्थित है उस पर अधिकार कर लिया। आगे है कि अलब्रुक के बाद प्रमुख गवर्नर में से थे एक नूनो डी कुल्हा। ठीक है, नूनो डी कुल्हा था। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। बस इसका कार्यकाल आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। ठीक है, मूलतः इटली निवासी। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक साथ ना सभी आपको पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से आपका 69वीं बीपीएससी में एक मैच द कॉलम पूछा हुआ था प्रश्न। ठीक है, आपको हम एमसीक्यू में करवाएंगे। यहाँ कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है वो भारत के मार्ग की खोज की। ठीक है, यानी भारत की खोज की और मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ जो प्रश्न बनते हैं, ये जो कोलंबस थे कहाँ का थे? तो कोलंबस थे आपका इटली निवासी, लेकिन ये अमेरिका जो खोज किया था उसमें जो खर्च लगा था तो उसका वित्त पोषित कौन किया था? ये किया था आपका स्पेन। ठीक है, वित्त पोषित कौन किया था? स्पेन किया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और हॉलैंड के अवेल तस्मान ने वान डिमोन्स लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको आया था 69वीं बीपीएससी में मैच द कॉलम में। प्रश्न हम जब बनाएंगे एमसीक्यू तब देखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग जो है का निर्माण अल्फांसो डी अल्ब्रुक द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसो डी अल्मीडा द्वारा 1505 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे और यहाँ से भी आपका एमसीक्यू प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको बनता है कि मध्यकाल में ऐसे कौन थे जो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया? ये थे पुर्तगाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम हम शुरू में ही बताए थे। सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद आपका फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका ये क्रम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आया और सबसे अंत में 1961 से में वापस गया। ये भी एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में जो है भारत से ना पुर्तगाली ही गया था। 1961 में जो है वो गोवा से पुर्तगाली जो है वापस जाते हैं। यानी 1961 तक जो है गोवा पर नियंत्रण किसका था? तो पुर्तगाली का ही था। ठीक है, पुर्तगाली का ही था। और जब गोवा से पुर्तगाली गया था तो उसमें जो है आपका गोवा का गवर्नर थे, ये थे आपका मैनुअल एंटोनियो वस्लो सिल्वा। बस इतना ध्यान रखिए, मैनुअल एंटोनियो सिल्वा। ठीक है, तो जब गोवा का छोड़ रहे थे पुर्तगाली, उस समय गवर्नर कौन थे? मैनुअल एंटोनियो वस्लो सिल्वा। ठीक है, यहाँ से आपका ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर, देखिए अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या दिया है कि भारत जब आज़ाद हुए थे 1947 में, उस समय यदि आपसे पूछे कि गोवा के गवर्नर कौन थे, तो उस समय गोवा के गवर्नर थे जोसे सिल्वरेट। बस इतना ही ध्यान रखिए,
जोसे सिल्वेस्ट्रे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यानी यूरोपीय शक्तियों में देखा जाए तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार का केंद्र स्थापित किए। चलिए देखते आगे। अगला आपका है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की। तो पहला फैक्ट्री जो है ना पुर्तगाली, वो कालीकट में ही लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि पुर्तगाली जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? कालीकट में लगाया था। ठीक है, वहाँ पर जब नष्ट हो गया तो उसके बाद जो है वो कोची में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग जो है वो कोचीन थे। ठीक है, और कन्नूर में जो है दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि पुर्तगालियों ने जो है वो बंगाल के किस शासक से है सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली थी। तो ध्यान रखना, बंगाल के शासक थे आपका गियासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। आपको हम अगली क्लास में दिखाएंगे, जब एमसीक्यू हम बनाएंगे तब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन्होंने जो है वो बंगाल की खाड़ी को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना दिया था। ये पुर्तगालियों ने बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। आपका है कि 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि कौन ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक है, हुगली में, ठीक है, यह जगह का नाम देगा, हुगली में पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया। ये था आपका शाहजहां। कौन थे? शाहजहां थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पुर्तगाल आपका समाप्त हुआ। अब आपका है डच कंपनी का आगमन। चलिए हम इसको देखते हैं। डच कंपनी का आगमन। देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात जो है वो डचों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आया। डचों का आगमन हुआ और डच जो है वो हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान के पूछे तो नीदरलैंड के। ठीक है, उस समय के हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान के तो नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, अगला है कि 1596 में कार्नेलिस डी हॉटमैन, बस इतना ध्यान रखिए, डी हॉटमैन। ठीक है, तो 1596 में डी हॉटमैन केप ऑफ हुड होते हुए सुमात्रा तथा बाटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। नेक्स्ट है 1602 में डच कंपनी वृंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, कंपनी का नाम पूछा जाता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि वृंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, यानी शॉर्ट में लिख देगा VOC। ठीक है, VOC ये कहेगा ये कंपनी जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये डचों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए इस कंपनी में कहीं भी जो है ना डच का नाम है नहीं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, पता चलता है कि ये ब्रिटिश का था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं है। क्या है? वृंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOC शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। ये जो कंपनी है वो डच द्वारा स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है कि डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। डच जो है प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इसका संपर्क हुआ तब इन्होंने
व्यापार में सूती वस्त्र को व्यापार को भी शामिल किया गया, जिससे इन्हें अधिक लाभ मिला। यहाँ से याद क्या रखेंगे, तो यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट ये है, डच जो है वो शुरू में इंडोनेशिया तक व्यापार करते थे, ठीक है। और व्यापार किसका करते थे, मसाले का, ठीक है, मसाले का व्यापार पहले करते थे। लेकिन जब वो भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया, जब भारत आया, तब उन्होंने जो है वो व्यापार में सूती वस्त्र को भी व्यापार में शामिल कर दिया, ठीक है, सूती वस्त्र को भी शामिल कर दिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम में, तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि डचों के द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री कौन था, तो ये था आपका मुसलीपट्टनम में। कहाँ था, मुसलीपट्टनम में था, ठीक है, जहाँ वे अपने सिक्के भी डालते थे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर नेगापट्टनम यानी नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया। आगे है आपका कि डचों ने 1616 में सूरत में, ध्यान रखिएगा, डचों ने 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में तथा 1653 में जो है चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से प्रश्न आपके मिलेंगे जब हम एमसीक्यू क्लास करवाएंगे तब, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है 1641 में मलक्का, 1641 में मलक्का और 1658 में, कहीं आपका 59 भी मिलेगा, ठीक है, 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपसे प्रश्न ये पूछेगा, जो यानी श्रीलंका को जो है वो पुर्तगालियों से किसने जीता था, तो डचों ने, ठीक है। डच जो है वो पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था, कब, 1659 को, ठीक है, और 1641 में मलाक्का को जीता था। नेक्स्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ये है कि डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट है कि भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से जो है वो वस्त्र को निर्यात के वस्तु जो बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेज में मिलता है। यह कार्टेल पद्धति पर आधारित था। किस पर, कार्टेल पद्धति पर। नेक्स्ट है कि डच कंपनी का नियंत्रण जो है सीधे डच सरकार के हाथ में था। डच कंपनी का जो नियंत्रण है वो सीधे डच सरकार के हाथों में था। यही कारण है कि कंपनी अपने इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का एक प्रमुख कारण बना। यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछता है, ठीक है, तो डच कंपनी जो था वो सीधे डच सरकार के नियंत्रण में था, इसीलिए जो है कंपनी का विस्तार नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं विस्तार हो पाया। यही कारण है कि इसका पतन हो गया, डच कंपनी का पतन हो गया, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदारा के युद्ध में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो वेदारा के युद्ध जो है वो आपका डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फाइनली जो है वो डचों का पतन हो गया, ठीक है, डचों का पतन हो गया 1759 में, ठीक है। अब उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश कंपनी। कौन आते हैं, उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश कंपनी का आगमन होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका ज़्यादा आते हैं एग्जाम में ब्रिटिश कंपनी से, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए 1599 में मर्चेंट्स
मर्चेंट्स एडवेंचर के नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये देखिए इस कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम है। ठीक है, पूरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है। तो पूरा नाम ध्यान रखना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसे बाद में शॉर्ट में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसका निर्माण आपका 1599 में ही होता है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है एक रॉयल चार्टर जारी किया गया, जिसके तहत जो है वो कंपनी जो है 15 वर्ष तक पूर्वी देशों से व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, ये अधिकार मिल गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने, ठीक है, 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन, यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली प्रश्न ये बनता है कि 15 साल की अनुमति किसने दिया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। आगे प्रश्न ये बनता है कि किन्होंने अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार दे दिया। ठीक है, अधिकार दे दिया, ये दिया था आपका सम्राट जेम्स प्रथम। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में जो है कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कैप्टन विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में जो है वो सूरत पहुंचता है। ठीक है, उसके पश्चात 1609 में जो है आगरा में जो है वो जहांगीर से शाही दरबार में आता है। जहांगीर से मिलते हैं कहाँ पर, आगरा में। तो यहाँ भी से भी प्रश्न आता है आपका कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से कब और कहाँ मिले थे, तो 1609 में मिले हैं कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौरतलब है कि कंपनी ने भारत को पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को मुगल शाही दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। कैप्टन हॉकिंस जो है वह यानी मुगल दरबार में इसीलिए भेजा था कि वो सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई, किंतु मुगल दरबार में मौजूद पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव में शाही फरमान को वापस ले लिया गया। यानी एक बार तो मिल गया, सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल गया, लेकिन वहाँ पर पुर्तगाली पहले से थे, तो पुर्तगाली अधिकारियों ने दबाव बनाया तो इस शाही फरमान को वापस ले लिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आपका है कुछ हॉकिंस के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा किया गया है कि हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार थे। ठीक है, दूसरी बात कि वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। तो यह प्रश्न आता भी है कि प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज कौन था, तो हेक्टर था। ठीक है, जहाज का नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जो है वो अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। ठीक है, यानी व्यापार करने का अनुमति किसे मिला, तो कैप्टन मिडल्टन को। कब, 1611 में। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है, यहाँ 2-3 प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट से प्रश्न आपको बनेगा। जब हम MCQ प्रश्न बनाएंगे इस चैप्टर का, तब आप देखिएगा एक एक पॉइंट से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दिया। किसने दिया? जहांगीर ने। कब दिया? 1613 में। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि अंग्रेज के द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। कितने ईस्वी में किया था? तो 1613 में किया था। तो दोनों पॉइंट से आपका प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेज कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वाली में, ये जगह का नाम ध्यान रखिएगा, सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित कर उन्हें व्यापारिक एकाधिकार भंग कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, अगला पॉइंट है आपका कि 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम, नाम ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो, नाम ध्यान रखिएगा, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि सर टॉमस रो जो है किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। कब आए थे? 1615 में। सर टॉमस रो कौन थे? तो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के एक दूत बनकर आया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था एक व्यापारिक संधि करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था एक व्यापारिक संधि करना। और सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने की फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया और इसमें वो सफल भी रहे। सर टॉमस रो जो है वो मुगल साम्राज्य से जो है ये यानी एक अधिकार प्राप्त भी कर लिया कि वो सभी भागों, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में अपनी व्यापार और फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में उसको कुछ पॉइंट और है जो आपको इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम चर्चा करेंगे। अगला है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली यानी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मुसलीपट्टनम में किया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपसे, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि दक्षिण भारत में जो है ना अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो मुसलीपट्टनम में किया था, मुसलीपट्टनम में किया था। उसके बाद मद्रास में किया था। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना, पूर्वी भारत में पूछे तो ध्यान रखिए आप, पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना जो है वो आपका 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था, ठीक है, उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। इसके बाद जो है 1651 में हुगली नगर में जो है व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना, ढाका में भी कारखाने खोले गए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई और इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि अंग्रेज को जो है वो सुनहरा फरमान किससे मिला था? तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट आपका है कि 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद जो है कंपनी को सूरत, मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि में कारखाने से अपने अधिकार खोने पड़े, परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने के बदले पुनः
व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1686 में जो है ना अंग्रेज क्या कहता है हुगली को लूट लिया, जिससे क्या हुआ तो जिससे उसको मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। उसके बाद क्या किया मुगल ने क्या किया तो सूरत, मुगल शासक ने क्या किया सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम में अंग्रेज को कारखाने बंद करवा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया अंग्रेज उनसे क्षमा मांगा। उसके बाद औरंगजेब जो है वो 1.5 लाख रुपया लेकर जो है पुनः उसे वहां पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इस पूरा का मतलब यही है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि 1651 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुक्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। नेक्स्ट है कि 1698 में अजीम उसान द्वारा अंग्रेजों को सुतांती, कालीकत्ता यानी कालीघाट कलकत्ता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि अंग्रेजों को जो है सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक जो गांव है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना अजीम उसान के द्वारा। ठीक है, सॉरी, जिसे बाद में जो है उसी मिलाकर जब चौरनौक ने है कलकत्ता का नींव रखा, यानी इसी को मिलाकर के बाद में जब चौरनौक जो है कलकत्ता का नींव रखा। इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलकत्ता का स्थापना किसने किया है, तो जब चौरनौक ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम नाम दिया। क्या नाम दिया, फोर्ट विलियम नाम दिया। नेक्स्ट है किलेबंदी बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए, इस सबको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा ना उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि चार्ल्स अय्यर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। किसका, तो फोर्ट विलियम का। ठीक है, फोर्ट विलियम का जो है प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया, चार्ल्स अय्यर को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा उसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। अब देखिए 1717 में जो है वो मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज यानी एक ब्रिटिश कंपनी के यानी डॉक्टर करते हैं विलियम हैमिल्टन। ठीक है, उसके बदले फर्रुखसियर क्या करते हैं, कंपनी को व्यापारिक सुविधा वाला एक फरमान जारी कर देता है। ठीक है, जिसका नाम शाही फरमान दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है, इस सब को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपको कि ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने इस फरमान को ब्रिटिश का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा का, किस फरमान को, जो फर्रुखसियर ने जारी किया। ठीक है, जो फर्रुखसियर ने जारी किया उसी फरमान को जो है वो ओमर्स ने यानी मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलेबंद, इस सबको आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित होने वाले प्रमुख पण्य पदार्थ हैं में कपास, रेशम, अफीम, सोरा शामिल थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो बंगाल से क्या निर्यात करते थे, तो कपास, रेशम, अफीम और सोरा। और आपको पता ही होगा कि अफीम और सोरा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पटना था। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। ठीक है, अब आपका आता है डेनिशों का आगमन यानी डेनिश कंपनी का आगमन। चलिए देखते हैं इसको। अंग्रेजों के बाद डेनिश ने 1616 में भारत आए। डेनिश कब भारत आए, 1616 में भारत आए और भारत, श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिश ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इस कंपनी का नाम याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों,
कंपनी में ही लगा हुआ डेनिस, ठीक है, इसलिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेनिसो ने 1620 में ट्रोकोबार तथा 1676 में यानी श्रीरामपुर यानी बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट है कि यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज को बेचकर चला गया, यानी डेनिस ज़्यादा दिन इंडिया में नहीं रहा, ठीक है, वो कंपनी अपना नहीं चला पाए और बाद में जो है वो 1745 में जो है वो अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेच दिया और यहाँ से चला गया, ठीक है। अब कौन आता है, अब आते हैं आपका फ्रांसीसी, जो सबसे लास्ट में आते हैं। अब हम देखेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है, फ्रांसीसियों का आगमन। इसमें पहला पॉइंट है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया, ये तो सही है, सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांसीसी आया। नेक्स्ट है कि 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम जो है ना ध्यान रखिएगा, फ्रांस के सम्राट कौन थे, लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकिस देस इंडस ओरिएंटस नाम दिया गया। ये बस ध्यान रखिएगा, ये नाम पूछ सकता है, ठीक है। इसका क्या कहा गया, तो कंपनी फ्रैंकस देस इंडस ओरिएंटस, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जो होता है तो उसमें फ्रांस के सम्राट कौन थे, लुई 14वां थे, ठीक है, लुई 14वां थे। किसके प्रयास से हुआ, तो कोलवर्ट के प्रयास से, ठीक है, लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से हुआ, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 1664 को, ठीक है। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। अब देखिए, ये जो आपका फ्रांसीसी कंपनी था वो फ्रांस के सरकार द्वारा निर्माण हुआ। अभी हम लोग देखिए फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है फ्रांस के सरकार द्वारा हुआ है और इसका सारा खर्च जो है ना वो सरकार ही वहन करती थी, यानी सरकार ही देती थी। जितने कंपनी का खर्च होता है वो सारा खर्च कौन करते थे, सरकार करते थे, ठीक है। और इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी जो है वो सरकार के द्वारा संरक्षित और आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। यानी जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो क्या थी, एक सरकारी कंपनी थी, फ्रांस सरकार की ही कंपनी थी वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1668 में फ्रैंकोस कैरो, ठीक है, फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है, इस पॉइंट से प्रश्न आपके आते हैं। तो 1668 में, पहली बात 1668 में फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई। और आपको याद होगा अंग्रेज के द्वारा भी सूरत में पहला फैक्ट्री लगाया गया था, ठीक है। तो फ्रांसीसी ने जो पहला गलती किया था, यही गलती किया था कि जहां अंग्रेज का कंपनी था वहीं पर अपना जगह कंपनी स्थापित किया, ठीक है। इसी कारण से है वो फ्रांसीसी जो है वो ज़्यादा दिन भारत में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो 1668 में जो है वो फ्रैंक कैरो के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में जो है पहला फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्ति के बाद 1669 में मुसलीपट्टनम में जो है वो दूसरी अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करता है, पहला सूरत में, दूसरा मुसलीपट्टनम में। अगला पॉइंट आपका है कि 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वलीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडुचेरी नाम से जाना गया। यानी देख लीजिए कि 1673 में जो है वो कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन, किस कंपनी के, तो फ्रांसीसी कंपनी के, ठीक है, क्या किया,
विलकुंडा फोरम के सूबेदार शेर खान लोधी से जो है कुछ गांव प्राप्त किया, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया, पांडुचेरी। तो हम कह सकते हैं कि पांडुचेरी पे जो है यानी पहली बार किसने उसको यानी उस पर शासन किया है, तो कौन किया है, फ्रांसीसी किया है। ठीक है, फ्रांसीसी किया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है ना, यूपीएससी में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका यूपीएससी बहुत ही बेहतरीन एक प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आगे हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, आगे है कि 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडुचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और पांडुचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। तो बस इतना ध्यान रखना, फोर्ट लुई का किला कहाँ बनाया गया था, पांडुचेरी में। नेक्स्ट 1673 में बंगाल के नवाब इस्तादा खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर में सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई और यह किला जो है वो फोर्ट ओरिएंटस कहा जाता है। इस किला को क्या कहता है, फोर्ट ओरिएंटस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, इस सब को आप ना एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आपका, हाँ यहाँ से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। हाँ, आपको याद होगा डुप्ले का योगदान कितना है। चलिए आगे हम देखते हैं। परिणाम स्वरूप जो हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी आते हैं एग्जाम में कि कर्नाटक युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था आपका कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। डुप्ले जो है प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। ठीक है, और इसके द्वारा अपनाए गए हथकंडे ही अंग्रेज की विजय में मार्गदर्शक बने, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में। तो देखो, डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय थे। डुप्ले प्रथम ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप किया। यानी देखो, ये पता किया कि भारत के किस राजा को किस राज्य से यानी एंटी है, झगड़ा है, वो क्या करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे बीच में। ठीक है, और दोनों को और झगड़ा लगाते थे। ठीक है, अपना फायदा निकालने के लिए, जैसा अंग्रेज किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में कैसे जो है अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उन सारा चीज को हम पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, किस तरह से वहाँ के यानी नवाब को अपने में लड़ाते रहा और धीरे धीरे जो है वो आपका यानी बंगाल पर वो आधिपत्य स्थापित कर लेता है और धीरे धीरे पूरे देश पर कर लेता है। ठीक है, प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध, उस सारा पढ़ेंगे। तो यही देन था, यही डुप्ले का ही देन था, ये आइडिया डुप्ले का था, जिसे बाद में अंग्रेज ने अपना लिया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला आपका है वास्को डिगामा। इसका सारांश है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। वास्को डिगामा तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कैम्ब्रेल कौन थे, तो भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली थे। ध्यान रखना, भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली कौन थे, कैम्ब्रेल थे। ठीक है, फिर आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हम लोग पढ़ चुके हैं। वो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज दूत थे जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। कौन थे वो, कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, चलिए आगे आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है बॉम्बे के संस्थापक कौन थे, गिराल्ड अग्नियार। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बॉम्बे के संस्थापक कौन थे, गिराल्ड अग्नियार। कोलकाता के संस्थापक हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉब चार्नोक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
कि फोर्ट विलियम का स्थापना फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ल्स अय्यर थे। ठीक है, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे। नेक्स्ट आपका है कि पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर तो फ्रैंको मार्टिन थे। कौन थे? फ्रैंको मार्टिन। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट है मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसिस डे थे। मद्रास के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। नेक्स्ट आपका है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया कौन थे? तो जॉन शुडमन। नेक्स्ट आपका है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का स्थापना सूरत में की। कौन किया था? तो फ्रैंकोस कैरो ने किया था। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में ये आपका इस चैप्टर से जितने भी आपका MCQ प्रश्न होगा, चाहे वो आपका BPSC में पूछा हुआ हो, ठीक है, चाहे आपका UPSC में हो, चाहे आपका बिहार SSC में हो, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं या इन सभी एग्जाम में जितने प्रश्न पूछने योग्य है, उन सभी प्रश्नों को आपको हम करवाएंगे। ठीक है, उसमें आपको ऑलरेडी PIQ प्रश्न शामिल रहेगा। ठीक है, साथ में जो प्रश्न आने वाले होंगे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो अगले क्लास में इसका हम MCQ प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग आप मान लीजिए इसमें आपका 100 प्रश्न बनेगा, अच्छे प्रश्न 100 प्रश्न रहेगा। तो ये आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप क्लास को कीजिए। अब समय नहीं है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम इसीलिए स्टार्ट किए कि जल्दी उसको ख़त्म करके आपको मेन टॉपिक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले करवाने वाले हैं, आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आपका एग्जाम कब है? आपको पता ही है, जनवरी में आपका ADO का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जनवरी में ADO का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जनवरी तक हमको इसको ध्यान में रख के आपको क्लास करवाना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।